गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करा था, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन और फिर उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन शुरू करा था, जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के दो स्टेप्स के बारे में पढ़ा था। First step, approach of spermatozoa to ova, and next step था capacitation and contact। आज हम बाकी के स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। जब क्रोमोसोम एग की सतह पर चिपकता है तो वह गतिविहीन हो जाता है और ओवा की मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है। स्पर्म ओवा की प्राइमरी और सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करता हुआ उसकी मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। यह क्रिया एक फिजिको-केमिकल रिएक्शन होती है जो कि एक्रोसोम की सहायता से होता है। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा स्पर्म का, वहां पर हमने देखा था कि एक्रोसोम स्पर्म के हेड रीजन पर पाया जाता है और इसका निर्माण गोल्गी बॉडी से होता है। एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ओवा की मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। बेसिकली जो ओवा होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो स्पर्म के लिए बैरियर का काम करती हैं और एक से अधिक स्पर्म के एंट्रेंस को रोकने का भी काम करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं, पैलेसीपोड्स होते हैं, एकाइनोडर्म्स होती हैं, फिशेस होती हैं। उनके जो एग्स होते हैं वो टफ पेलिकल्स या कवरिंग से ढके हुए होते हैं। उनके मतलब जो ओवा होते हैं उनके चारों तरफ कुछ ऐसे कवरिंग होती है जिससे कि वहां पे स्पर्म आसानी से एंटर नहीं कर सकता। इन ओवा के जो कवरिंग होती है उसमें कई छेद पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोपाइल्स कहते हैं और स्पर्म इन्हीं माइक्रोपाइल के द्वारा उस ओवा में प्रवेश करते हैं और इस क्रिया को भौतिक विधि कहते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है इसमें किसी भी केमिकल का यूज नहीं होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पर्म को पेनिट्रेशन के लिए केमिकल्स की जरूरत होती है, तब ये केमिकल रिएक्शन कहलाती है और ये एंजाइम्स के द्वारा पूरी होती है। ये एंजाइम्स स्पर्म के एक्रोसोम में पाए जाते हैं और ये लाइजेन कहलाते हैं और ये एंजाइम एक स्पेसिफिक जगह पर जो ओवा होती है उसकी मेम्ब्रेन को गला देते हैं और वहां से स्पर्म एंटर करता है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये भी स्पेसिफिक जो स्पीसीज होती हैं उनमें स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ एकाइनोडर्म्स एनिमल्स होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो जल में घुलकर एसिडिक मीडियम बनाती है और इस एसिडिक मीडियम में जो ओवा के जेली आवरण को नष्ट कर जो स्पर्म होता है वो पेनिट्रेट इजीली कर सकता है। जैसे कुछ सी अर्चिन के जो एग्स होते हैं उनमें स्पर्म को एंट्री को आसान करने के लिए स्पर्म में उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम्स ओवा पर उपस्थित फॉस्फोलिपिड के जो कवरिंग होती है उसको नष्ट करता है। और जो मैमल्स होते हैं उन मैमल्स में ओवा के चारों ओर कोरोना रेडिएटा की कवरिंग पाई जाती है। इस कवरिंग की जो सेल्स होती हैं वो हाइलुरोनिक एसिड नामक जो केमिकल होता है उसके द्वारा ये आपस में चिपकी रहती हैं और ये जो एसिड होता है एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है और ये जो कवरिंग होती है ये स्पर्म के प्रवेश के लिए बैरियर का काम करती है। इसे भेद कर जो ओवा की कोशिका झिल्ली तक पहुंचने के लिए स्पर्म हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम्स का सीक्रेशन करते हैं और जो हाइलुरोनिडेज एसिड को घोलकर स्पर्म के प्रवेश का मार्ग बनाता है। एक्रोसोम जो होता है वो स्पर्म के लाइसेंस या हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स
तब तक फ्री डिस्चार्ज नहीं करता जब तक कि उसका एक्टिवेशन न हो। इस क्रिया के लिए स्पर्म के एक्रोसोम में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। इसमें जो चेंजेस होते हैं और जो पूरी रिएक्शन होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जो डायग्राम है उसके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो स्पर्म के सेल में जो एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम में एक एक्रोसोम वेसिकल पाया जाता है जो कि एक्रोसोमल मेम्ब्रेन द्वारा कवर रहता है, और फिर एक्रोसोमल वेसिकल में एक्रोसोमल ग्रेन्यूल पाई जाती है। जब स्पर्म एक्टिव होकर ओवा के साथ चिपक जाता है तो सबसे पहले स्पर्म के हेड की जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन घुलकर एक छेद बनाती है जिससे एक्रोसोमल वेसिकल ओवा के संपर्क में आ जाता है और जल्द ही वो फिर डिसअपियर हो जाता है। इसको हम डायग्राम ए और डायग्राम बी से समझ सकते हैं। इसमें ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल दिखाई दे रहा है और ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स जो है ये डिस्चार्ज होते हुए दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट इज डायग्राम सी। ये जो सी डायग्राम है ये न्यूक्लियस के पास जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो लंबी होकर के ये एक्रोसोमल ट्यूब्यूल का निर्माण करती है। ये ट्यूब स्पर्म केंद्रक से डबल लंबी होती है और शेष बची हुई जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो उलटकर इस ट्यूब से मिल जाती है। नेक्स्ट 4D जो डायग्राम है इसमें जो एक्रोसोमल ट्यूब होती है ये एक्रोसोमल लाइटिक एंजाइम्स के द्वारा जो ये एग यहाँ पर है, एग की जो मेम्ब्रेन है उसको वहां पर ये धीरे धीरे इसमें एंटर करती है और एग मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इसको टच करना शुरू करती है। नेक्स्ट ये ई डायग्राम है जिसमें एक्रोसोमल ट्यूब्यूल एग की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर के इस एग को, ये जो ओवा है इसको एक्टिवेट करने का फंक्शन करती है। जो मैमल्स होते हैं उनमें एक्रोसोमल ट्यूब का निर्माण नहीं होता है। उसमें जो स्पर्म और जो ओवा होते हैं उनके कांटेक्ट साइट पर ही स्पर्म की एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और ओवा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो घुल जाती है और इस जो स्पर्म होता है वो ओवा के भीतर खींच लिया जाता है। इस तरह से अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का ये जो थर्ड प्रोसेस है एक्रोसोमल रिएक्शन और पेनिट्रेशन, ये अलग अलग तरह का होता है। कुछ एनिमल्स में एक्रोसोमल ट्यूब बनती है, कुछ एनिमल्स में एक्रोसोमल ट्यूब नहीं बनती है, लेकिन जो बेसिक फंक्शन होता है कि वो लाइटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं और जो स्पर्म के द्वारा जो मेम्ब्रेन होती है वो और जो ओवा की मेम्ब्रेन होती है वो किसी न किसी पॉइंट पर आपस में फ्यूज्ड होती हैं और ओवा को एक्टिवेट करते हैं। ये सब में सेम होता है, सिर्फ एक्रोसोमल ट्यूब का बनना और नहीं बनना अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने फर्टिलाइजेशन का थर्ड स्टेप एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन के बारे में समझा। ओके, थैंक्स क्लास।